सदन में पधार रही है। सेक्रेटरी जनरल शपथ ग्रहण समारोह आरंभ करें। Yes, Honorable Speaker. There is a newly elected member, Bhumeshwar Singh from Bhiwani, Mahendragarh Lok Sabha constituency. I would like to call Mr. Bhumeshwar. What would you want to take oath or affirmation? In which language would you want to take the oath? हिंदी। मैं भुवनेश्वर सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। यानी 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इसमें अनेक भारतीय वीर शहीद हुए। सुभाष चंद्र बोस उनके नेता थे। ऐसे वीरों को नमन करना एक देशभक्त है। इसलिए दोनों पक्षों के अध्यक्ष अपने अपने विचार रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज बड़े बुद्धिमान से उन 1.5 लाख भारतीय सैनिकों को याद कर रहा हूँ जिन्होंने उस ब्रिटिश राज के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने उनके ऊपर इतने अत्याचार किए। मेरा उन सभी को नमन। और मैं उन सुभाष चंद्र बोस जी को याद कर रहा हूँ जो इस भारत की स्वतंत्रता के संग्राम में एक ज्योतिर्लिंग की तरह रहे और उन्होंने INA का संस्थापन किया जो कि भारत की स्वतंत्रता में एक बहुत बड़ी सहायता रही एवं उनके कर्मों से ही हमारे भारत की स्वतंत्रता एक अच्छी तरीके से हो सकी और हम आज इस संसद में बैठकर उनके बारे में याद कर रहे हैं। मेरा उन सभी को नमन। दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए वीरों के बलिदान को हम भूल नहीं सकते। उनका बलिदान कैप्टन राज बिहारी बोस से लेकर सुभाष चंद्र बोस की गाथा में विदित है। मैं पूरे विपक्ष व सभी भारतवासियों की तरफ से उन वीरों को नमन करती हूँ। अब मैं सभी सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि वे उन महान वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन।
जीएसटी पर चर्चा की जाए। सभी सदस्य बारी-बारी से अपने विचार, अंत में मतदान की प्रक्रिया की जाए। माननीय वित्त मंत्री जीएसटी का प्रस्ताव पेश। Respected Speaker, I would like to ask for the persistency of this House so that I can introduce a new bill in the Parliament. Permission. Thank you, Speaker. Today, I would like to introduce a bill of great national importance in the House, which is GST 2017. And I would like for all members to pay consideration to this bill for the sake of greater good. Speaker ma'am, GST, Goods and Services Tax, is an indirect tax on the supply of goods and services. It will be comprehensive, multi-stage, destination-based tax. Comprehensive because it will subsume almost all the indirect taxes except a few state taxes. Multi-stage as it will be imposed on at every step in production process but is meant to be refunded to all parties in various stages of production other than final consumer. Goods and services will be divided into 5 different tax slabs for the collection of tax: 0%, 5%, 12%, 18% and 28%. However, petroleum products, alcoholic drinks and electricity will not be taxed under GST and instead are taxed by the individual state government as per the previous tax system. Speaker ma'am, under this bill, following laws will be formulated. A 21 member selected committee will be formed to look into the proposed GST laws. CGST bill, central and goods and services tax. IGST, integrated goods and services tax. UTGST, union territory goods and service tax bill 2017 and the compensation bill. Speaker ma'am, India will adopt a dual GST model that means taxation is administered by both union and state government. Thank you. धन्यवाद। प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपने अपने विचार संसद पटल पर रखें। अब माननीय सदस्य गीतांश जी अपने विचार रखें। धन्यवाद स्पीकर महोदय कि आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक ऐसी दवा का नाम है जो भारत की टैक्स वाली बीमारी का इलाज एक बार में कर सकती है। अभी किसी भी सामान पर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कई तरीके से टैक्स लगाते हैं, लेकिन जीएसटी आने से सभी तरह के सामानों पर एक जैसा टैक्स लगाया जाएगा। जीएसटी भारत के अर्थव्यवस्था को एक देश एक टैक्स वाली अर्थव्यवस्था बना देगा। जीएसटी के बाद एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, वैट, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स और लग्जरी टैक्स जैसे बहुत सारे टैक्स खत्म कर देगा और जो अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्स है उसे खत्म करके केवल एक इनडायरेक्ट टैक्स होगा। मौजूदा स्थिति यह है कि हमें किसी भी सामान पर करीब 30 से 35% टैक्स देना पड़ता है। कुछ चीज़ों पर तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से टैक्स 50% तक पहुंच जाता है। और अंत में ये जो लोग कंफ्यूज हैं, मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देश के लिए प्यार है तो जताया करो, देश के लिए प्यार है तो जताया करो, किसी का इंतजार मत करो, गर्व से बोलो जय हिंद, अभिमान से कहो भारतीय है हम, स्वाभिमान से कहो भारत माता की जय और वर्तमान में करो इस बिल का समर्थन। धन्यवाद महोदय। अब माननीय सदस्य मानसी जी अपने विचार रखें। स्पीकर साहिबा, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे मेरे विचार इस सदन में रखने का मौका दिया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जीएसटी एक पूरी तरह से आईटी संचालित कानून है। यह विचार भारत में काफ़ी नया है। इस प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है।
लेकिन सभी राज्यों में इसके लिए जरूरी ढांचे की अभी भी कमी है। अब मैं आपका ध्यान दूसरी कमी की ओर केंद्रित करना चाहूंगी। जीएसटी लागू होने के बाद कुछ वस्तुओं पर अधिक खर्च होगा। जिन वस्तुओं का उपयोग लाखों लोग हर दिन करते हैं, जैसे हेल्थ केयर, कुरियर सेवाएं, डीटीएच सेवाएं आदि महंगी हो जाएंगी। जो कंपनियां कई राज्यों में अपना कारोबार संचालित करती हैं, उन्हें उन सभी राज्यों में पंजीकरण करना होगा। यह जटिलता पैदा करता है जो कि पहले की प्रणाली में मौजूद नहीं था। जीएसटी कुछ सुधारों की आवश्यकता है, जैसे कर अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रभावी तरीके से नए नियमों को लागू करने और निगरानी करने के लिए व्यापक और संपूर्ण प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। स्पीकर साहब, मैं अंत में कहना चाहूंगी, सत्ता पक्ष जो कि जीएसटी कर रहा है, अगर ये बिल इतना ही लाभदायक है तो इसमें इतनी खामियां अर्थात इतनी कमियां क्यों हैं? धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब माननीय सदस्य निधि शर्मा जी अपने विचार रखें। Thank you, Speaker Madam, for giving me this opportunity. The service tax which is applicable till now is 15%, which may increase to 18% due to the implementation of GST. As such, many services will become costly like courier service, railway and air tickets, house rents and many more. GST is a disability tax, as many of the things which were related to disabled persons were tax-free will now be included in GST taxation. According to Indian economists, GST charged by government as central goods and service tax for central and state goods and service tax for state government are nothing but terms which were earlier treated as CST and VAT service tax. Honorable Speaker Ma'am, according to me, GST is like serving old wine in a new bottle. GST includes CGST, SGST, UTGST, IGST, which are nothing but just a new name in accordance with the existing tax system. So there are no major reduction in tax layer, so there is no major advantage to implement GST. Thank you. धन्यवाद महोदय। अब प्रस्ताव का द्वितीय वाचन प्रारंभ किया जाए। दोनों पक्षों के सदस्य अपने अपने विचार रखें। अब मैं माननीय गृह मंत्री जी अपना विचार रखें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया, जो आपने मुझे इस लोकतंत्र के प्रतिष्ठित मंदिर में बोलने का सुअवसर प्रदान किया। आज जीएसटी पर प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है, तो मैं जीएसटी पर अपने विचार रखूंगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। जीएसटी के आने से देश में एक कॉमन मार्केट क्रिएट होगी। जीएसटी अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार होगा। इसके माध्यम से हमारा देश आर्थिक क्षेत्र में भी और सशक्त होगा और मुझे गर्व है कि हम विश्व शक्ति के रूप में उभरेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और समूचे देश का भी यही विश्वास है। जीएसटी से पहले देश में अभी वर्तमान टैक्स प्रणाली में 17 प्रकार के टैक्स सिस्टम है जो एक व्यक्ति पर बोझ से कम नहीं है, लेकिन जीएसटी के आने के बाद एक राष्ट्र एक टैक्स का सपना साकार होगा, ऐसा मैं मानता हूं, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और भारत और तरक्की के साथ दुनिया में अपनी पहचान बनाएगा। जीएसटी सिर्फ एक टैक्स होगा जो एक व्यक्ति को देना होगा, जिससे एक बहुत बड़ा सुधार, सबसे बड़ा आर्थिक सुधार आज तक का जीएसटी मैं मानता हूं और मैं ये अपेक्षित करता हूं कि सभी सदस्य एक स्वर में जीएसटी का समर्थन करेंगे। फिर भी अध्यक्ष महोदया, मुझे बड़ी आश्चर्य होता है और निराशा भी होती है कि विपक्ष के लोग इसे गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं। अरे देश की जनता से कानूनी तौर पर टैक्स वसूलना कोई डकैती है क्या? देश की जनता से टैक्स वसूलना कोई डकैती नहीं है। जीएसटी से देश में आर्थिक काफी सुधार देखने को मिलेंगे। आपको उस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जीएसटी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे हमारा देश पीड़ित हो जाएगा। जीएसटी तो सबसे बड़ा सुधार है और समय की मांग है। जीएसटी से वन नेशन वन टैक्स होगा। मैं फिर दोहराता हूँ, जीएसटी के अंदर 5 तरह की टैक्स स्लैब्स तय की गई हैं। दूध, अनाज, फल, सब्जी, नमक, चावल, बिना पैक किया हुआ पनीर, अनाज और आम जनमानस की मूलभूत वस्तुओं पर जीएसटी को बाहर रखा गया है।
हमारी सरकार देश के आम जन के लिए समर्पित है और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमने आम जन मानस की मूलभूत वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। फिर भी कुछ लोग जीएसटी का ऐसे विरोध करते हैं, तो उन्हें मैं ये बता दूं कि जीएसटी का निर्णय सर्वसम्मति के साथ इस संसद में आया है। राज्यों की सहमति और रजामंदी के बाद ही हम इस कानून को संसद पटल पर रख रहे हैं। संविधान जितना ज्ञान हमें देता है वो सब हमने लिया है और सभी की रजामंदी के बाद इस कानून को पेश किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें विरोध करने का कोई हक है, इसलिए आप इसका देश हित में समर्थन कीजिए। अरे गलगत राजनीति से ऊपर उठिए और देश हित में सोचिए। आज हम हैं, कल आप होंगे। हमारी तो देश हित सोच है। हमें ये नहीं लगता कि यदा सर्वत्र वर्जते, कि सदैव हम ही रहेंगे, कभी आप भी आ सकते हैं। अटल जी ने कहा था सरकारें आएंगी और जाएंगी मगर ये देश रहना चाहिए, भारतीय रहना चाहिए। आप सभी जीएसटी का समर्थन करें और देश को नई तरक्की की ओर लेकर जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य तनिषा जी अपने विचार। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। टैक्स व्यवस्था में जीएसटी सबसे बड़ा सुधार है और सराहनीय कदम है। जीएसटी का मूल उद्देश्य एक राष्ट्र एक टैक्स को लाना है तथा विभिन्न टैक्स प्रणाली को खत्म करना है। By the implementation of GST, there will be a significant rise in the economy of India that will promote economic efficiency in long run. आम जन की मूलभूत वस्तुओं, सेवाओं और जरूरतों पर कम टैक्स लगाया जाएगा। जीएसटी के आने से हमारे देश में समान टैक्स प्रणाली स्थापित होगी। जीएसटी मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी अधिकतर देशों में है तो भारत में क्यों नहीं? धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य तनु जी अपने विचार। Thank you, Honorable Speaker, for giving me this opportunity to speak on this platform. Honorable Speaker, my fellow parliamentarians of ruling party have successfully made you believe in GST with their fancy use of words. GST may look so good, but as a representative of Srinagar constituency, it's my duty to bring all the facts on the table. GST, Honorable Speaker, GST may look so, Honorable Speaker, GST, the ideal definition is spotted by one nation, one tax. But will it be fulfilled after the implementation of GST? The answer is clearly no, because GST also got different tax slabs such as 5%, 12%, 18%, 28%. And government with its own wisdom will decide which category of goods and services will come under which tax slabs. Honorable Speaker, GST is a direct attack on India's small businessmen. Earlier, if a businessman's turnover exceeds rupees 1.5 crore, had to pay excise duty. But now, after GST, if a businessman's turnover exceeds rupees 40 lakh, had to pay GST. Due to which, Honorable Speaker, there will be no profit gain for that businessman, and only one option will remain for them is to shut down their shop. Honorable Speaker, let me clear you that for a businessman, whether a large one or a small one, their business profit is their only source of livelihood. Last but not least, माननीय महोदय, सत्ता पक्ष के एक सदस्य ने कहा, सत्ता पक्ष के देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक सदस्य ने कहा कि जीएसटी से पहले 17 तरह के टैक्सेस पे किए जाते थे। तो मैं उन अल्पबुद्धि लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप उन 17 तरह के टैक्सेस के नाम गिनवा सकते हैं? अगर नहीं तो विपक्ष को लगता है कि आप अपना दिमाग घुटनों में लिए घूम रहे, जो झूठी राजनीति चमकाने के लिए और इस खामियों से पूर्ण बिल को पारित करवाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे। अंत में माननीय महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इस तरह के नाजायज बिल को इस सदन से पारित नहीं करवाया जाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य पीयूष जी अपने विचार। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं ठानूंगा, विचार विमर्श से जनता के अधिकार दिलाऊंगा। सत्यमेव का गुणगान होगा, जीएसटी बिल का आज सम्मान होगा।
क्या आज समय ऐसा है कि सोने की चिड़िया वाले देश में महोदय, कि सोने की चिड़िया वाले देश में आर्थिक मुद्दों पर बहस करनी होगी, वो भी राजनीति वाली। Thank you, Excellency, for giving me this opportunity to present the views of 17,000 Lakshadweep Islanders on the GST bill. GST bill affords to be a magnificent dole drumming for the last 1 year. All the ministers are maligning the parliament. Their words are a threat to the reverent word GST. It is a concept since 1990s. The edifice was proposed in 1995. The extorting words has went their vanity due to copying a passage law. Now we have decades of about 30 years after LPG reforms, and it is a need to modify the reforms as by major economists. Then why there is no need to possess a re-estimated GST? I am not a non-purveyor of GST, but the draft extolled here disturbs the synergy. Earlier, there were multiple taxes from service tax to VAT tax. Now there are multiple tax slabs. Then what difference has come? Is it to hide something you gain? Excellency, there are expectations that the revenue will decrease, so Apathy is trying to apply additional cess. Why are you filling your pocket from the 4 annas of a common man? Here, 4 annas not signifies the per capita income of the country, but it signifies how a common man or a Aam Aadmi use his income. 4 annas, one for self, one for future, one for children, and one for their parents. I compliment government to have better and a such a bill. Thank you. धन्यवाद महोदय। अब प्रस्ताव का तीसरा वाचन आरंभ किया जाता है। दोनों पक्षों के सदस्य अपने विचार व्यक्त करें। अब माननीय सदस्य गरिमा जी अपने विचार रखें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया। मैं इस बिल पर कहना चाहूंगी कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और बहुत सारे देश इसे पहले ही अपना चुके हैं। सबसे पहले मैं जीएसटी की आवश्यकता के बारे में बताना चाहूंगी। भारतीय संविधान ने उत्पादन एवं सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार तथा वस्तु की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया था। इसके चलते सभी ने अपने अपने हिसाब से कर बनाए थे। इस प्रणाली में एक वस्तु पर कई प्रकार के कर लग जाते हैं और कभी कभी तो एक कर के ऊपर कर वाली स्थिति भी बन जाती है। इन समस्याओं से निपटने के लिए जीएसटी का लागू होना बहुत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं जीएसटी के कुछ फायदे बताना चाहूंगी। सबसे पहला, लोगों को सुविधा। एक कर होने से व्यापारियों को कर भरने में सुविधा होगी। दूसरा, जमा हुए कर में वृद्धि। एक कर होगा तो लोग कर भरेंगे, जिससे कि कर की चोरी में कमी और सरकार के पास कर में वृद्धि होगी। तीसरा, सामान की कीमत में गिरावट। जीएसटी के आने से बहुत सारा सामान सस्ता भी होगा। At last, I would like to say that India needed better tax reform on indirect tax like goods and services tax. Thank you. धन्यवाद महोदय। अब माननीय सदस्य ऋषिका जी अपने विचार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए। महोदय, मैं आपके सामने अपनी बात प्रस्तुत करना चाहूँगी। मैं कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार विपक्ष इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, तो ये किस आधार पर कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि यह बिल राज्यों के खिलाफ है, परंतु यह बिल तो राज्यों की ही रजामंदी के बाद इस सभा में प्रस्तुत किया गया है। And when the matter of price level is considered, I cannot see even a single reason why the general price will increase, because all the different types of taxes are being codified under a single tax, goods and services tax. महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि इस बिल के तहत एक जीएसटी काउंसिल भी बनाई जाएगी, जिसके अंदर सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स मौजूद रहेंगे और इन्हीं के द्वारा अलग अलग वस्तुओं पर लगाए जाने वाला टैक्स निर्धारित होगा। मुझे लगता है कि विपक्ष को इस बिल को एक राजनीतिक मुद्दा न बनाते हुए और इसे जनहित में सोचते हुए सत्ता का साथ देना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब माननीय सदस्य मीनाक्षी जी अपने विचार।
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विचार रखने का मौका प्रदान किया। जीएसटी को भारत में लागू किया जा रहा है, लेकिन अभी भी डीलर्स और प्रोफेशनल्स को जीएसटी एवं इससे जुड़ी हुई प्रक्रियाओं से परेशानी है। महोदय, जीएसटी भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सरलीकरण के लिए लाया गया है और हमें अभी भी कर प्रणाली सरलीकरण के अपने प्रयास जारी रखने चाहिए और आपसे उम्मीद है कि आपके कार्यकाल में जीएसटी अपने सरलीकृत रूप को प्राप्त कर लेगा। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब माननीय प्रधानमंत्री जी सत्ता पक्ष के संयुक्त विचार साझा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे इस भारतीय लोगों के आशाओं के भवन में बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि अटल जी ने कहा था, यह भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह एक वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। और जब इस धरती पर यह विपक्ष ऐसे विचार रखता है तो इससे इनका नेगेटिविज्म या नकारात्मकता दिखाई देती है। और मैं कहना चाहूँगा कि विपक्ष सत्ता पक्ष की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। यह लोग सुनना ही नहीं चाहते या अपनी राजनीति में इतना विलीन हो चुके हैं कि इनकी सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी है। मैं आपको बड़े प्यार से समझाता हूँ कि हमारे सत्ता पक्ष का साझा मत क्या है। मैं आपका ध्यान 3 बिंदुओं की ओर खींचना चाहूँगा। पहली बिंदु, यह बिल जटिलता बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि सरलता बढ़ाने के लिए है। मैं विपक्ष को इस बात को मानने के तैयार ही नहीं है कि अब उनके अलावा भी इस देश के कुछ लोग हैं जो यहाँ की आम जनता के लिए सोच सकते हैं। दूसरा, यह बिल पूरी तरह से राज्यों की सर्वसम्मति से इस संसद में पेश किया गया है और अगर अभी भी किसी उच्च श्रेणी के व्यक्ति को यह लगता है कि यह फेडरलिज्म की स्पिरिट के अगेंस्ट है तो भगवान उसे सद्बुद्धि प्रदान करे। तीसरा, जैसा कि विपक्ष ने कहा कि हम अपनी मर्जी से जीएसटी की दरों को निश्चित करेंगे, तो मैं उनको एक बात बता दूं कि अगर उन्होंने सुनने की क्षमता रखी होती या सुनने की कोशिश की होती तो उन्हें पता लगता कि इसके अंतर्गत एक जीएसटी काउंसिल भी बनाया जा रहा है जिसके अंदर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर मौजूद रहेंगे और उनकी सर्वसम्मति से ही जीएसटी के अंदर समय समय पर संशोधन किया जाएगा। और महोदय, मुझे तो इस बिल के बारे में जो कहना था वो मैं कह चुका, लेकिन अब कुछ सांसदों के प्रश्नों का मैं उत्तर देता हूँ। एक सांसद ने कहा कि आप 4 आना क्यों छीनना चाहते हैं आम जन का, तो मैं बता दूं हम 4 आना आम जन का नहीं, जो 400 करोड़ इन लोगों की कुर्सियों के नीचे छुपे हैं वो निकालना चाहते हैं। और दूसरा, एक महोदय ने ये भी पूछा कि आप अगर 17 टैक्सों का नाम गिनवा सकते हैं तो गिनवा दीजिए, तो मैं गिनवाता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। पहला, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। दूसरा, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज। तीसरा, एक्साइज ड्यूटीज लेविड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन एक्ट। चौथा, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज लेविड अंडर टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स CVD एंड SAD। सर्विस टैक्स, surcharges and cesses by the central government, central sales tax, अब कुछ state tax, state VAT, state sales tax, purchasing tax, entertainment tax, luxury tax, entry tax, taxes on lottery, betting, gambling, surcharges and cesses by the state, taxes on advertisement। तो महोदय, अगर आपकी गणित कमजोर हो तो मैं बता दूं ये पूरे 17 ही हुए थे, इसमें एक भी कम नहीं है। और महोदय, एक आखिरी चीज मैं बोलना चाहूँगा। मैंने जितना भी विपक्ष का सुना तो मुझे एक चीज इनमें ये पता चली कि कोई कह रहा है जीएसटी बहुत खराब है, कोई कह रहा है जीएसटी बहुत अच्छा है, कोई कह रहा है जीएसटी पास हो जाना चाहिए, कोई कह रहा है जीएसटी के अंदर मॉडिफिकेशन होकर पास होना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि विपक्ष शायद अपने घर को टूटने से बचा नहीं पा रहा है तो सरकार के ऊपर हमला कर रहा है। तो मैं कि आप हमारे साथ चले या ना चले, लेकिन देश हमारे साथ चल पड़ा है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। अब विपक्ष के नेत्री विपक्ष के संयुक्त विचार व्यक्त करें। थैंक यू स्पीकर महोदया, जो मुझे इस महान सदन में बोलने का मौका दिया। जीएसटी बिल सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन आई वांट टू ब्रिंग डाउन काइंड
your kind attention towards its loophole which counterparts can get money hide in their pockets. Every company has to register themselves with the GST portal, and if they do not do so, they will have to pay penalties. Due to the filing of 3 tax returns every month, GST compliance is quite high. विपक्ष लोगों के हित में है, इसलिए वह इस बिल की खामियों को दर्शाता है ताकि जो भी कानून बने वह लोगों के हित में बने। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि इस बिल के अंतर्गत वह एक जीएसटी काउंसिल बनाते हैं जो समय की आवश्यकता के अनुसार जीएसटी में संशोधन करती रहेगी। लेकिन विपक्ष ये कैसे मान ले कि जब आपके सामने इतनी खामियां गिनवाई गई, आप उस समय संशोधन करने की बात तक नहीं कर रहे, तो विपक्ष ये कैसे मान ले कि भविष्य में जीएसटी काउंसिल जनता की आवश्यकता के अनुसार संशोधन करेगी। सत्ता पक्ष बिल सर पैर की बातें कर रहा है और विपक्ष और इस संसद का वक्त जाया कर रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। प्रस्ताव का वाचन संपन्न। अब प्रश्नकाल प्रारंभ किया जाता है। अब माननीय सदस्य मुकुल जी अपना प्रश्न रखें। धन्यवाद मैडम स्पीकर कि आपने मुझे इस सदन में अपना सवाल पूछने का अवसर दिया। सत्ता पक्ष बार बार सदन में यह दावा करता आ रहा है कि जीएसटी आने से देश में रोजगार होगा, जीएसटी आने से आम आदमी की मुश्किलें दूर होंगी और जीएसटी आने से आम आदमी में उत्साह व उमंग होगा। सरकार ने न केवल उन जो आम आदमी के एसेंशियल गुड्स है न केवल उन पर टैक्स लगाया बल्कि उनको और बढ़ाया है। क्या सरकार को लगता है कि जीएसटी आने से आम आदमी की मुश्किलें दूर होंगी? सत्ता पक्ष से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने किस आधार पर जीएसटी को आम आदमी के लिए सही ठहराया है? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इन्होंने यह पूछा कि जीएसटी आम जन के लिए किस प्रकार फायदेमंद है। इन्होंने शायद इस बिल को ध्यान से सुना ही नहीं और मुझे तो लग रहा है यह विपक्ष बहरा भी हो चुका है, क्योंकि इन्होंने पूछा कि यह आम जनता के लिए किस प्रकार फायदेमंद है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस बिल से अलग अलग प्रकार के करों को एक कर के अंदर लाया जाएगा, जिससे सभी व्यापारियों एवं आम जनता के लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि इससे कर भरने में सरलता आएगी और सभी कार्य सुचारू रूप से चल सकेंगे। मैं इन बुद्धिजीवी को, जो हमें अल्प बुद्धि कहते हैं, उन्हें बताना चाहूँगी कि अगर आपकी बुद्धि में खोट नहीं होता तो आपको पता होता कि एसेंशियल गुड्स पर 1% भी टैक्स नहीं है। अब तो मैं विपक्ष से यह विनती करती हूँ कि कृपया अपने कान खुले रखें और जनता के हित में ही कार्य करें, ना कि अपनी राजनीति के हित में। अपनी जेबें भरने के बजाय आम जनता के पास पैसे रहने दें। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब माननीय सदस्य कुशाग्र जी अपना प्रश्न रखें। धन्यवाद आदरणीय स्पीकर महोदय। मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहूँगा कि सरकार पिछले साल से जीएसटी की माला जपे जा रही है, लेकिन मेरी कंस्टिट्यूएंसी अमृतसर यानी पंजाब में जो पाकिस्तान से ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है उस पर सरकार चुप है। क्या हमारी सरकार को इस बात की भनक तक नहीं है कि पाकिस्तान से आ रहे ड्रग्स भारत के युवा के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं? और यदि उन्हें इस बात का अंदाजा है, यदि उन्हें इस बात का पता है, तो क्या वे पाकिस्तान के खिलाफ बयान देने से इसलिए डरते हैं कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया तो इनका मुस्लिम वोट बैंक खत्म हो जाएगा? धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं विपक्ष का भाषण काफी देर से सुन रहा था। कितने ओजस्वी लोग हैं हमारे विपक्ष में। कई बार तो मन करता है कि इनसे जरा ज्ञान लेने की आवश्यकता मुझे है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष मुझे लगता है कि बड़ा विचित्र हो चुका है और बिना सिर पैर की बात करना शायद विपक्ष ने अपना फैशन बना लिया है, स्टेटस बना लिया है। कुछ विपक्ष के सांसदों के मैं यहाँ पर मुख्य बिंदु गिनवाना चाहूंगा। कुछ ने कहा कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, वह दिन दूर नहीं जब हम आराम फरमाएंगे और देश हम पर इस तरह से विरोध जताएगा। तो मैं उनको ये बता दूं कि एशिया में सबसे कम महंगाई है और अमेरिका की अगर बात की जाए तो वहाँ 14% महंगाई है। पूरे विश्व में भारत में सबसे कम महंगाई है
और अगर अब भी आपको लगता है कि भारत में महंगाई है तो मैं आपको बता दूं कि महंगाई तो अभी और बढ़ेगी। जीना सीख लीजिए, अपनी BMW छोड़कर साइकिल पर संसद में आना शुरू कर दीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि जीएसटी की माला जपी जा रही है, तो मैं उनको ये बता दूं, उन जीएसटी जीवियों को मैं ये बता दूं कि जीएसटी देश के हित में है। जीएसटी से 1 रैंक 1 पेंशन मिलेगी, जीएसटी से देश में अच्छी सड़कों का निर्माण होगा, जीएसटी से शहीद की विधवा को पेंशन मिलेगी, जीएसटी से घर में, गरीब के घर में रोशनी का दीपक जलेगा। फिर भी ना जाने हमारे विपक्ष को जीएसटी इतना क्यों करता है। जहां तक बात इन्होंने अपने क्षेत्र की है, तो मैं इनको ये बता दूं कि नशे के खिलाफ हम 0 टॉलरेंस पर चल रहे हैं। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे मैं उतने उजाले लाऊंगा, इस सल्फ रेत की आंधी में मैं ईमानदारी का दीप नहीं बुझने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और मैं बता दूं कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है नशे के खिलाफ लगाम लगाने के लिए। यदि ऐसा कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जा रही है। आप अपने विपक्ष को संभालिए, यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब माननीय सदस्य तनु जी अपना प्रश्न रखें। धन्यवाद माननीय महोदय। मैं सत्ता पक्ष से अपना सवाल रखना चाहूंगी कि जीएसटी के अंदर डिफरेंट टैक्स स्लैब्स फिक्स किए गए हैं और हर तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को उनके अंतर्गत लाया गया, परंतु पेट्रोलियम, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी को उनके अंदर क्यों नहीं शामिल किया गया? क्या इसलिए कि इससे मिलने वाली आपकी सरकार को हाई पेमेंट वो मिलनी बंद हो जाएगी? और देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं बल्कि चंद सालों बाद ही पेट्रोलियम के दाम आसमान छू रहे होंगे। आपकी सरकार शान शौहरत वाले घरों में बैठकर आराम फरमा रही होगी और जनता के पैसे खा रही होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस तरह के बिल को लाने से पहले अपने दिमाग खोल लीजिए, क्योंकि आप जनता से चुनी हुई सरकार और जनता आपसे इस तरह की बिल की अपेक्षा नहीं करता। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सांसद महोदय का जवाब देना चाहूँगा। पहले तो इन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और अल्कोहल और इलेक्ट्रिसिटी को इस बिल के अंदर क्यों नहीं रखा गया। पहली बात, अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती तो उन्हें पता होता कि पेट्रोलियम 100% टैक्स के अंदर आता है और जीएसटी के अंदर 28% सबसे मैक्सिमम टैक्स स्लैब है। तो हम 100% से 28% पर उस चीज़ को कैसे ला सकते हैं? और अगर इन्हें लगता हो कि वो एडिशनल इनकम है, तो उसी इनकम से वो रोड बनी है जिससे आप अपने घर से यहाँ संसद तक आई हैं, और उसी इनकम से वो हॉस्पिटल बनता है जब आपको जुकाम होता है और वहाँ से आप दवाइयाँ लेने जाती हैं। तो बता दूँ। और दूसरी बात, अल्कोहल एक स्टेट लिस्टा मैटर है जिसके ऊपर सेंटर को कोई भी बिल या एक्ट बनाने की पावर नहीं है। लेकिन एक बात और कि ये जो बिल है वो सर्वसम्मति से सभी राज्यों की इस संसद में पारित करने के लिए पेश किया गया, और यह सम्मति तभी मिली थी जब पेट्रोलियम, अल्कोहल और इलेक्ट्रिसिटी को जीएसटी से बाहर रखा जाए। और एक बात इन्होंने बोली कि आप देख लीजिएगा कि 3-4 साल में जो पेट्रोलियम के प्राइसेस हैं वो आकाश गंगा से भी ऊपर होंगे। तो मैं बता दूं कि वो आसमान में होए ना होए इसका मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना मुझे इनका विपक्ष देख के लग रहा है कि विपक्ष तो नहीं बचने वाला, क्योंकि अगर प्राइसेस ऊपर हो रहे हैं तो इनको इतनी महंगाई से दिक्कत है, तो मेरे को तो नहीं लगता ये बच सकते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अपने दिमाग से कचरा निकाल कर बोलिए। तो मैं बता दूं कि जनता को जो चीज़ कचरा लगती है वह उसे उसी तरफ पहले ही फेंक दिया करती है, वह हमारे लिए इंतजार नहीं करती है। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य विशाल जी अपना प्रश्न रखें। Thank you, Speaker Ma'am. GST had led to increased pressure of taxation on agriculture sector, like it increased price of fertilizers and pesticides. This is putting pressure on our farmers and forcing them to quit agriculture. I want to ask why government is making this kind of anti-farmer policies. Thank you.
स्पीकर मैडम, ये शायद भूल गए हैं कि हमारी सरकार मेक इन इंडिया लाई। ये शायद ये भी भूल गए हैं कि हमारी सरकार स्टार्टअप इंडिया लाई। और ये बात करते हैं किसानों की। अरे मैं किसान का बेटा, किसानों के हालात आपसे बेहतर जानता हूँ। और इन्होंने कहा कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो मैंने ये भी याद दिला दूँ कि हमारी सरकार पहले से ही इन पर सब्सिडीज दे रही है। तो मुझे तो नहीं लगता कि जीएसटी के आने से किसान खेती छोड़ देंगे। प्रधानमंत्री जी, क्या आपको लगता है? गृह मंत्री जी, क्या आपको? अरे भाई साहब को लगता है शायद इनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। तो मैंने एक ही सलाह दूंगा स्पीकर मैडम की बादाम खाने शुरू कर दें। कहीं ये भी ना भूल जाए इन्होंने अपनी काली कमाई कहाँ छुपा रखी है। अरे मुझे तो इनकी काली कमाई की बड़ी चिंता है, क्योंकि वो मेरे देश का पैसा है, मेरे देश के लोगों की मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा है। अगर मेरी भावनाओं में बहकर कुछ गलत कह दिया हो तो क्षमा करना। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य प्रियंका जी अपना प्रश्न रखें। Thank you, Honorable Speaker. I want to ask question. If crude oil prices are going down, why the prices of petrol are going up? Is this the kind of GST benefit? Thank you. अध्यक्षा महोदया, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। मुझे पहले लगता था कि ये विपक्ष सिर्फ बहरा है, अब मुझे लगता है ये विपक्ष बहरा, अंधा, गूंगा सब हो चुका है। क्योंकि इसे यह समझ नहीं आ रहा कि हमने अभी 5 मिनट पहले मैंने ये बताया था कि पेट्रोलियम जीएसटी के अंदर नहीं आता, तो उसकी वजह से पेट्रोलियम के प्राइस कैसे बढ़ सकते हैं? मेरा सवाल, मुझे नहीं लगता इस सवाल का कोई जवाब हो सकता है। मैं सांसद महोदया से ही पूछ लेता हूँ कि इस पेट्रोलियम के प्राइसेस कैसे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास जवाब है तो दीजिएगा, नहीं है तो मत दीजिएगा, कोई बात नहीं। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य पीयूष जी अपना प्रश्न रखें। Thank you, Honorable Speaker. You have given me the time to put the question. Our Honorable Ministers, which are not of this Haftar, our Honorable Ministers in the government are busy for the last 1 year in promoting the GST bill. They don't have consideration regarding the other issues of national importance. Being a MP from Lakshadweep, I want to highlight and focus that China has militarized Maldives, a small nation near my constituency. So I want to ask what government is doing to defend country on that side. Sea level in Arabian Sea is rising at a very fast pace and can erode all the islands. So what the government of India is planning to erode the climate change and the sea level which is rising. धन्यवाद सभापति महोदया। इन्होंने तो अंग्रेजी में अपना प्रश्न पूछा, लेकिन हम तो हिंदी को अपनी माँ मानते हैं और हम तो जवाब इसका हिंदी में ही देंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है सभापति महोदया कि जिस विपक्ष को लोगों ने नकार दिया है, वो विपक्ष देशभक्ति का ढोल पीट रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि चीन ने ये कर दिया, चीन ने वो कर दिया, चीन ने ऐसा कर दिया। अरे आप अपनी चिंता करिए और थोड़े दिन चीन हो जाइए, इतना ही अच्छा लगता है तो। और मैं आपको बता दूं माननीय सांसद महोदय, अगर चीन ड्रैगन है तो हम भी अयोध्यापति श्री राम के वंशज हैं, टाइम आने पर अपना ब्रह्मास्त्र चला देंगे। आप इसकी चिंता ना कीजिए कि चीन क्या कर रहा है, हमारी सरकार पूर्ण रूप से नजर बनाए हुए है। इस सदन को मैं ये बता दूं कि ये वही लोग हैं ना जो जीएसटी जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे कि हमें बताइए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या नहीं। अध्यक्ष महोदया, ये 1962 वाला भारत नहीं है जो पीठ मुड़कर पीछे वापस आ जाएगा। ये 21वीं सदी का भारत है, घर में घुसकर मारेगा। जो लोग ये कहते हैं कि जीएसटी से देश में क्या होगा, तो मैं उनको कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूंगा। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। आपने प्रश्न पूछा, मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे लगा कि वास्तव में हमारा विपक्ष बड़ा जागरूक है और नींद से उठ गया है। जो लोग ये कहते हैं कि जीएसटी को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो जीएसटी को प्रमोट करना कोई बुरी बात है क्या? मुझे बताइए।
जीएसटी से देश में आर्थिक सुधार आएगा नहीं आएगा? जीएसटी से देश में आर्थिक सुधार आएगा, जीएसटी से काला धन वापस आएगा, फिर भी ना जाने जीएसटी का विरोध करते हैं। अब मैं इनके बिंदु पर आऊंगा। इन्होंने चीन का प्रश्न पूछा। महोदय, आप देखते थे पहले कोई सरकार में कोई प्रधानमंत्री या नेता बाहर जाता था तो पूरी दुनिया कैसे उससे मुंह मोड़ लेती थी, लेकिन आज आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो दुनिया खुद हाथ मिलाने के लिए आती है। ये विश्व गुरु भारत की ताकत का परिचय है। इससे आप परिचित हो जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। चीन की चिंता मत कीजिए, हमारी तैयारी पूरी है, युद्ध स्तर पर तैयारी पूरी है। आज पूरा देश हमारे साथ है। आज चीन की हिम्मत नहीं है कि भारत को छेड़ दे। उसे भी पता है कि भारत को छेड़ा तो क्या हजामत होगी और क्या मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य निधि जी अपना प्रश्न रखें। धन्यवाद स्पीकर महोदय। मैं सत्ता पक्ष से ये पूछना चाहूंगी कि जीएसटी बिल में इतनी खामियां हैं तो उन खामियों को आप दूर कैसे करेंगे? आप रीजन तो बड़े अच्छे देते हैं, आशा करती हूँ इसका भी बहुत ही अच्छा रीजन देंगे आप। सभापति महोदय, पहले मैं इनको बता दूं कि 10 बार जब इस सदन में जीएसटी के बारे में बता दिया गया है कि सर्वसम्मति के साथ हम जीएसटी लेकर आए हैं, फिर भी इन्हें लगता है अरे जीएसटी आ गया तो क्या हो जाएगा, हमारे काले धन का क्या होगा, हमें तो जेल में डाल दिया जाएगा, हमारे पीछे तो ईडी लगा दी जाएगी, हमारे पीछे तो सीबीआई लगा दी जाएगी, विपक्ष कैसे बचेगा। तो मैं इनको ये बता दूं, आप अपनी चिंता छोड़िए और देश हित में सोचिए। जीएसटी में खामियां मुझे नहीं लगता है, और जैसा कि अभी हमारे सदस्यों ने बताया, माननीय सांसदों ने, कि जीएसटी काउंसिल का एक गठन कर दिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर जब भी हमें ऐसा लगेगा कि कोई कमी है तो उस पर संशोधन किया जाएगा। संशोधन के लिए हम सदैव तैयार हैं। आप संशोधन लेकर आइए और संशोधन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जीएसटी में कोई खामियां मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इससे व्यापारियों को भी बहुत फायदा होगा। जीएसटी ऑनलाइन मोड में भरा जा सकेगा, जिससे हमारे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और देश पारदर्शिता के साथ सातवें आसमान पर तरक्की करेगा। लेकिन मैं इनको ये बता दूं कि जीएसटी का निर्णय सर्वसम्मति के साथ सभी को एक साथ लेकर इस मुख्य धारा में हम अग्रसर हैं और देश हमारे साथ है, तो विपक्ष को भी अपनी ये राजनीति छोड़कर देश हित में सोचना चाहिए। ऐसे मैं इनसे अपेक्षा करता हूं। आप विपक्ष है, कोई आपकी भी मर्यादा है लोकतंत्र में, ऐसा थोड़ी है कि आपको हम कुछ मानते ही नहीं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जीएसटी का समर्थन कीजिए और हम पर विश्वास रखिए। जब देश ने हम पर विश्वास जताया है तो आप क्यों नहीं जताते। धन्यवाद। Any supplementary questions? Yes, Speaker. I want to ask a simple question. First of all, I have a lot to say regarding the comments that were maligning by the honorable ministers and the government to all the opposition members. First, I want to say, we all MPs are the elected members, then how can you say that we are not elected? Second thing, I want to say that every speaker or every MP, whether a minister or not a minister, whether a leader or not a leader, has a maryada, not the opposition only has a maryada. Third thing I want to say, a good answer is an answer which is ethical, which is knowledgeful, which is factful, and there is no any kind of political drama like your golden pen hanging in your pocket. And I want to sing a kavita there कि पत्थर के महल में रहने वालों को ये नहीं पता कि पत्थर से पत्थर टकराकर टूट जाते हैं। शीशे के महल में रहने वालों को नहीं पता कि कांच से कांच टकराकर चूरा बन जाता है, और प्रकृति जंगल में रहने वालों को ये नहीं पता कि जब फूल और जीवों का मेल होता है तो प्रकृति के उपवन का सम्मेलन होता है। और वैसे ही इस सदन के कुछ नेताओं को नहीं पता कि जब पक्ष और विपक्ष के विचारों का मेल होता है तो भारत जैसे देश का विश्व गुरु का ताज फिर से उसको मिलता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा
कि हमारे देश में विविधता है और भाषाएं अलग अलग हैं, तो किसी एक भाषा का प्रमोशन कोई कर रहा था तो मैं उससे कह दूं कि ये आपका करना गलत है और कृपया इसके लिए सदन में माफी मांगे। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा that we all are elected members and our one common principle and ethic is to promote and proliferate our country as a wish group. Thank you. अध्यक्ष महोदय, मुझे ये क्वेश्चन कम स्पीच ज़्यादा लगी, पर फिर भी मैं बता दूं कि मेरे पास कविताओं के लिए तो समय नहीं है क्योंकि देश का भार मेरे कंधों पर है, पर फिर भी मैं इनका सीधा सीधा जवाब देता हूँ। इन्होंने पूछा कि एक भाषा का जो हमारा प्रमोशन है वह सही है कि नहीं। पहली बार किसी भाषा को डिग्रेड करना गलत है, किसी भाषा का प्रमोशन करना गलत नहीं। तो अपने जो विचार हैं उनको पहले सोचिए फिर बोलिए, क्योंकि ये संसद कोई ड्रामेबाजी की जगह नहीं है, ये बहुत ही रेप्यूटेटेड जगह है। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि सभी इलेक्टेड मेंबर्स की जो है वो एक मर्यादा होती है, तो उसी मर्यादा के अंदर रहते हुए भी आपको भी जवाब देना चाहिए। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सभी को साथ चलना चाहिए, तो हम कहना चाहेंगे कि हम तो चल ही रहे हैं, देश भी चल ही रहा है, बस आप लोग ही रुके हुए हैं पिछले स्टेशन पे, हम तो सब आ गए हैं। और आखिरी में कहना चाहूँगा, एक वाक्य कहना चाहूँगा, इतनी कविताएं तो मैं बना नहीं सकता, आपको पहले ही बता दिया था। एक वाक्य कि खुद के शीशे के घर होते हैं तो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते, कहीं बेघर होके यहाँ पे रोडों पे घूमते फिरो। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो डिप्टी स्पीकर से। धन्यवाद। कृपया सभी सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। Now all the members please continue the proceeding of the parliament. Secretary General start the procedure of voting. Yes, respected Speaker, the voting procedure has been started. Those who want to support the bill, please cast their vote. Now, those who want to oppose the bill, please cast their vote. Respected Madam, after counting, this report is going to be submitted to you. Thank you. After the submission of the report of count is as this: 15 MPs support the bill and 12 MPs oppose the bill. Thus, the bill has been passed as a monetary bill. The Rajya Sabha will be given 14 days to discuss it. Now, PM will give thanks address to the parliament. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों का शुक्रिया करना चाहूँगा इस संसद की कार्रवाई को सफल बनाने के लिए। और मैं कुछ कहना चाहूँगा, कुछ पंक्तियाँ, क्योंकि मुझे पहले लगता था कि विपक्ष बिल्कुल निकम्मा है और कुछ काम नहीं करता, लेकिन अभी मुझे पता चला कि विपक्ष के लोग भी कुछ काम करने वाले हैं, कुछ जागरूक लोग हैं, कुछ आम जनता के लिए काम करते हैं। वाद विवाद होते रहेंगे, वाद विवाद होते रहते हैं, मुठभेड़ होती रहती हैं, लेकिन ये देश के लिए हमें काम करते रहना चाहिए। तो उसके लिए कुछ वाक्य बोलूँगा, अगर विपक्ष को अच्छा लगे तो तालियों के लिए अपनी गड़गड़ाहट चलाते हैं। मुझे इतना ही स्वतंत्र भारत चाहिए, मुझे इतना ही स्वतंत्र भारत चाहिए, इससे एक रत्ती भर भी कम नहीं चाहिए। प्रश्न उठते रहें, प्रमाण की मांग हो, किताबें खंगाली जाएं, सत्य का निर्माण हो।
विचारों के विचारों से लड़ाई हो, पर उद्देश्य भारत की भलाई हो। मुझे बस इतना ही स्वतंत्र भारत चाहिए, इससे एक रत्ती भर भी कम नहीं चाहिए। Now, the Parliament is going to be adjourned for a non-determined time. This is what our youth Parliament is. Now, ready for national anthem.